मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों को बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, यानी इन प्रभावित करने वाले कारकों के कारण ही मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम या अधिक होती रहती है। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो पोषक तत्वों को प्रभावित करते रहते हैं। आज हम इन प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से पढ़ते हैं। पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाला जो सबसे पहला कारक है वो है मृदा पीएच। अधिकांश पोषक तत्वों की उपलब्धता 6.5 से 7 पीएच के बीच में होती है, जबकि आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट आदि सूक्ष्म तत्व अम्लीय परिस्थितियों में ही विलय होते हैं या अम्लीय परिस्थितियों में ही पौधों को मृदा से प्राप्त होते हैं। ये सूक्ष्म तत्व अधिक पीएच मान पर पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी एक बात लिख रखी है कि पीएच मान 6.5 से 7.5 पीएच मान पर ही पोषक तत्व क्या होते हैं, मृदा से पौधों में ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये उदासीन स्थिति होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या होते हैं, हार्ड तत्व होते हैं जो अम्लीय स्थिति में विलय अवस्था में होकर पौधों में घुल जाते हैं। इसके अलावा बात करूं दूसरे प्रभावित करने वाले कारक है वो है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब होता है जिस चीज से या जिन चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है वो पैतृक पदार्थ कहलाती है। मृदा का निर्माण पैतृक पदार्थों से होता है। यदि पैतृक पदार्थों में पोषक तत्व की मात्रा कम है तो उससे बनने वाली मृदा में भी पोषक तत्व अधिक होंगे, और यदि पैतृक पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा कम है तो बनने वाली मृदाओं में पोषक तत्व की मात्रा कम होगी। और यहाँ पे पैतृक पदार्थ का मतलब जिनसे मृदा का निर्माण होता है, और मृदा का निर्माण पैतृक पदार्थ यानी कि चट्टानों से होता है। इसके बाद बात करते हैं मृदा आयु की। तो पुरानी मृदाओं में अधिक व लगातार फसलें उगाने के कारण पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है, जबकि नवनिर्मित मृदाओं में पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। पुरानी मृदाओं में क्या होती है, बार बार फसलें उगाते रहते हैं तो उन मृदा में क्या होता है, उन मृदाओं में पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है। जो नई मृदाएं होती हैं उसमें कभी खेती नहीं की हुई है, बहुत कम खेती की हुई होती है, तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा रहती है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु। देखते हैं जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अपक्षालन द्वारा घुलनशील पोषक तत्व मृदा के निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह पर पोषक तत्व की मात्रा कम रह जाती है। इसके अलावा अधिक तापमान में शुष्क जलवायु में भी पोषक तत्व की उपलब्धता कम रहती है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अत्यधिक वर्षा आने के कारण जो ऊपर मृदा की ऊपरी सतह पे जो पोषक तत्व होते हैं वो घुलकर निचले संस्तरों में चले जाते हैं, तो ऊपरी संस्तर में क्या होते हैं, पोषक तत्व की मात्रा कम रह जाती है। दूसरा कारण इसका ये भी होता है कि तापमान बहुत अधिक ज़्यादा है तो भी क्या होता है, गर्म जलवायु के कारण भी पोषक तत्व वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। अगला है मृदा की भौतिक दशा। मृदा में पर्याप्त वायु व जल संचार होने पर मृदा की भौतिक दशा अच्छी मानी जाती है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण जीवांश पदार्थ का विघटन अच्छा होता है, पोषक तत्व की उपलब्धता में भी वृद्धि होती है। यदि मृदा में वायु और जल संचार होने की जगह हैं, छोटे छोटे छेद या सूक्ष्म रंध्र इसमें पाए जाएंगे मिट्टी में, तो इसमें जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वो अच्छी तरीके से पदार्थों का विघटन या विच्छेदन कर पाएंगे, जिससे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी। इसके बाद बात करें मृदा सूक्ष्म जीव की। तो मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये मृदा में वायु संचार को बढ़ाते हैं तथा कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके हुमस का निर्माण करते हैं। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक बने रहे। आपने नाम सुना होगा शैवाल, एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया, ये वायु में क्या करते हैं, मृदा में क्या करते हैं, वायु संचार बढ़ाते हैं और कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हुमस का निर्माण करते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और पौधों को या मृदा में वो पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में बात आती है जल क्रांति की। तो मृदा में अधिक समय तक पानी भरे रहने से जल निकास ठीक नहीं हो पाता है और मृदा में वायु की कमी हो जाती है और मृदा में नाइट्रोजन पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है। कि किसी स्थान पर यदि पानी बहुत देर तक भरा रहता है, काफ़ी दिनों तक भरा रहता है, तो वहाँ पर वायु का निकास नहीं हो पाता है और नाइट्रोजन पोषक तत्व है वहाँ पर उसकी मात्रा घट जाती है।
फसल प्रणाली की बात करें तो अगला कारण है फसल प्रणाली। किसी भी निश्चित भूभाग पर लगातार एक ही फसल लेने से पोषक तत्वों के अवशोषण से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए फसल चक्र अपनाकर फसलें उगाने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती है। फसल प्रणाली में बताया गया है कि किसी भूभाग पर लगातार एक ही फसल लेते हैं, जैसे हर सीजन में गेहूं की बुआई करते हैं, या फिर ये रबी की बात होगी। और खरीफ की फसल की बात करें तो हर सीजन में मूंगफली उगाना ये सही बात नहीं है। तो हमें इसके के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। यानी अगर रबी की फसल में अगर हम गेहूं की फसल बो रहे हैं तो अगली रबी की फसल में हमें सरसों बोना चाहिए, अगली जो होने चाहिए उसके अंदर चना बोना चाहिए। और खरीफ की बात करें तो पहले सीजन के अंदर ग्वार बो रहे हैं तो अगली बार खरीफ की सीजन आए तो उसमें मूंगफली होगी, अगली खरीफ की आए तो उसके अंदर मूंग, मोठ, बाजरा, इस प्रकार से हमें फसल चक्र को अपनाकर फसलें उगानी चाहिए। बात करें जुताई की तो मृदा की उचित गहराई व सही समय पर उचित ढंग से जुताई करने पर भी पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक रहती है, क्योंकि मृदाएं कभी उबड़ खाबड़ या ढेले बने होते हैं मिट्टी के, तो उनको तोड़ना ताकि पोषक तत्वों की उपलब्धता आसानी से हो सके। उसके बाद बात करें स्थलाकृति की, तो स्थलाकृति भी प्रभावित करती है पोषक तत्वों को, कि मृदा की स्थलाकृति भी पौधों के पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रभावित होती है। ढालू वाले क्षेत्र में मृदा के चरण से मृदा के साथ पोषक तत्व भी पानी के साथ बहकर निचले स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं। अतः निचले स्थानों की मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक रहती है। यदि ढालू वाले क्षेत्र में कोई मृदा है तो उस समय अगर बारिश के समय वो मृदा के क्षरण के साथ में मिट्टी के साथ में पोषक तत्वों को अपने साथ बहाकर नीचे ले आती है। इससे क्या होता है, निचले स्थानों में पोषक तत्व एकत्रित होते रहते हैं, यानी निचले स्थानों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा रहेगी और ढालू क्षेत्र में पोषक तत्वों की मात्रा कम रहेगी। तो इस प्रकार से ये कारक पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं, यानी पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक हो गए हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है।